पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ सुमित बगड़िया, राजेश सातपुते और गौरांग शाह। सुमित, मेटल स्टॉक्स पर राय लेना चाहता हूं। ग्लोबल रिकवरी के साथ पूरी संभावना है कि उछलेंगे और वैसे भी सेफ गार्ड ड्यूटी की बात काफी जोर से चल रही है, कभी भी किसी भी दिन आ सकती है, खासतौर से स्टील पे। क्या दो स्टॉक जो मुझे पसंद है जिन पर आपसे राय लेना चाहता हूं, जिंदाल स्टील एंड पावर और टाटा स्टील। पसंद इन द सेंस कि उछाल में शायद सबसे पहले ये आगे रहे, ओवरसोल्ड स्टॉक। क्या खरीदारी का मौका दिखता है इनमें या कहीं और मेटल्स में आपको? वेल अनिल जी, ट्रेडिंग के हिसाब से अगर किसी को ट्रेड करना हो तो बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से मेटल्स को नीचे के लेवल्स पे एक सपोर्ट मिल रहा है और ये नीचे से एक रिकवरी जो दिखाते हैं वो एक शार्प दिखाते हैं। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि शायद एक बार प्रेजेंट लेवल से एक पुल बैक देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म के नजरिए से मुझे अभी भी नहीं लगता कि इनमें कोई बड़ी तेजी की संभावना दिख रही है। चाहे फिर वो टाटा स्टील हो, फिर जिंदल स्टील हो, सेल हो या हिंडाल्को हो, कोई भी मेटल स्टॉक्स में ऐसा नहीं लगता कि एक बड़ी लॉन्ग रैली हमको देखने को मिलेगी। पुल बैक के लिए अगर आप देखें तो टाटा स्टील मुझे ऐसा लगता है कि 228-30 के लेवल से शायद हो सकता है 240 से 45 के लेवल देखने को मिले, यानी 15 से 20 रुपए की तेजी जरूर देखने को मिल सकती है सारे मार्केट सिनेरियो को देखते हुए और जिस हिसाब से मेटल्स कुछ तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि टाटा स्टील और वेदांता और जिंदल स्टील, इनमें अभी भी एक करेक्शन बाकी है। तो ये पुल बैक के लिए अगर कोई खेलना चाहे तो स्पेशली टाटा स्टील में कॉल देना चाहूंगा। 217 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं, 228 के आसपास का क्लोजिंग है। इमीडिएटली जो टारगेट देखने को मिलेंगे 245 तक, प्योरली ट्रेडिंग कॉल है, विद स्टॉप लॉस से करें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगले 2 से 3 महीने के ऊपर जैसे ये मिलता है रैली तो वापस से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। तो प्योरली फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एक बार लॉन्ग किया जा सकता है टाटा स्टील को। ओके, और इस बीच में बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं। प्री ओपनिंग सेशन में दमदार शुरुआत की है। सबसे पहले तो रुपए पर डालते हैं नजर। 66.54 के मुकाबले में 66.38, यानी कि लगभग 16 पैसे की मजबूती रुपए में आती हुई दिख रही है। तो कल की रिकवरी और आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो करेंसी मार्केट से संकेत 1/4% मजबूती के। तो सबसे पहला पॉजिटिव संकेत तो रुपए ने दिया। अब आइए निफ्टी पर और सेंसेक्स पर नजर डालें। 170 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 80 अंक ऊपर निफ्टी है। और जिस स्टॉक की हम बात कर रहे थे टाटा स्टील, 10% ऊपर दिख रहा है। पहली टिक में जबरदस्त तेजी के संकेत यहाँ पर। हालांकि प्री ओपनिंग सेशन है, कंटिन्यूस सेशन में देखना होगा कितना बढ़ता है। केन इंडिया 4% ऊपर है और एचसीएल टेक में 3.5% के आसपास की मजबूती, 3% ऊपर यस बैंक। तो ये स्टॉक्स होंगे जो रहेंगे आगे हमारे रेडार पर। गौरांग, टेलीकॉम स्टॉक्स, यहां पर आपसे राय लेना चाहता हूं। आज जो 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के नियमों को मंजूरी मिल सकती है, ये संभावना बताई जा रही है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए पॉजिटिव भी माना जा रहा है। आइडिया, भारती पिटे हुए हैं, इन्हें खरीदेंगे आप या कोई और, या फिर पूरी तरह से अवॉइड? कुछ नहीं, अवॉइड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दिक्कत है अनिल जी, 3G 4G का जमाना आ गया और वॉइस को लेकर के कठिनाई हो रही है टेलीकॉम कंपनीज को अपने कनेक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए। कॉल ड्रॉप्स के मुद्दे काफी हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, आप भी जूझे हैं कॉल ड्रॉप्स की समस्या से कई बार? मेरे ख्याल से हम सब जूझ रहे हैं अनिल जी, सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है ये बात। बंबई में भी मेरे ख्याल से जो हालात है वो काफी बुरे हैं। तो सवाल ये उठता है और मेरा सवाल इन कंपनी को ये होगा कि अगर आप 4G इतनी बेहतर तरीके से, इतनी स्पीड से आप अगर दे रहे हैं तो भाई आप पहले तो अपने पुराने वाले जो रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल्स है उसको तो दुरुस्त कीजिए, वॉइस को ठीक ठाक करिए। लेकिन एज अ डिस्क्लोजर ये है कि हमारा भारती और आइडिया दोनों पर ही हमारी कवरेज है। 230 का लक्ष्य हमने आइडिया सेलुलर पर रखा है, 500 रुपए का भारती पर रखा है। थोड़ा समय लंबा रखना पड़ेगा अनिल जी, 1.5-2 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। और एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर होगा कंसोलिडेशन, जो कि बड़े लंबे समय से ओवरड्यू है टेलीकॉम या फिर सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के लिए। रिलायंस जियो जब लॉन्च होगा अनिल जी, तब देखना ये होगा कि किस प्रकार से ये टैरिफ्स पर असर पड़ता है, क्योंकि हाल में तो हमने कुछ कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए हैं, वैसी खबरें भी थी और ऐसा देखा भी है। लेकिन रिलायंस जियो के आने के बाद क्या सूरत हाल टैरिफ्स को लेकर के होती है ये देखना जरूरी होगा। और ये जो 4G का मामला है उसको लेकर के एड स्पेंड पे कितना खर्च बढ़ता है और ये किस तरीके से दबाव लाता है मार्जिन्स पर, ये भी देखना जरूरी होगा। ये फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों पर आए, लेकिन एक और मुद्दा जो आज कैबिनेट में जिस पर विचार होगा, ये जो व्हाइट लेबल एटीएम्स लगाती है कंपनियां, जिसमें श्री इंफ्रा शामिल है, टाटा कम्युनिकेशंस, मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियां शामिल हैं। आज प्री ओपन सेशन में यहां पर शुरुआत मजबूत है, स्पेशली एसआरईआई इंफ्रा जो करीब 5% ऊपर है। इसमें तो दूसरा ट्रिगर भी है कि ये एटीसी अमेरिकन टावर कंपनी से बातचीत कर रहे हैं अपनी टावर बिजनेस व्योम को बेचने के लिए।
स्टॉक में और कितना एक्शन आएगा, चार्ट्स पर क्या संकेत मिल रहे हैं आपको राजेश? देखिए SREI इंफ्रा रफली 44 के प्राइस पे है और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में ये घटा नहीं है। इट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इसमें स्ट्रेंथ है। अगर प्योरली टेक्निकली देखें तो 40-41 का यहाँ पे सपोर्ट बनता है, विच इज नथिंग बट इट्स 200 DMA लेवल। टेक्निकली जो इसका बैरियर है, जो सप्लाई पॉइंट हम देखते हैं, वो समवेयर नियर 54-55 का है। तो यहाँ पे लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है 54-55 के टारगेट के लिए करिए। 54-55 के टारगेट के लिए SREI इंफ्रा में आप तेजी की पोजीशन ले सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग शेयर रहेगा देखने के लिए। 5% ऊपर प्री ओपन में समय कारोबार कर रहा है। दूसरे कौन से ट्रेड आज रेडार पर होंगे आपके इस तरह के मूड में, जहां पर चौतरफा तेजी के ही संकेत मिल रहे हैं? प्री ओपन में आप देखिए 77.99 पर, यानी कि 7,800 पर दस्तक दे चुका है निफ्टी। आपकी स्क्रीन पर वो आता हुआ ट्रेडिंग कॉल्स। पूजा बताइए क्या है रुझान? जी, ज्यादातर तेजी का ही रुझान देखने को मिल रहा है और बैंकिंग काउंटर्स पे काफी ज्यादा फोकस है। प्राइवेट बैंकिंग में यहाँ पर खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है। शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। हेमंत कपाड़िया ने ऑटो काउंटर TVS मोटर में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि अच्छी तेजी इस काउंटर में देखने की उम्मीद है। 226 तक के लेवल्स ये काउंटर आपको दिखा सकता है, तो यहाँ पर तेजी करने की राय। दूसरे कॉल में मोहित गावर ने बैंकिंग काउंटर येस बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और अगले 2 दिनों में 710 के लेवल्स यहाँ पर इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंद्रनारायण विश्वास ने पब्लिक सेक्टर बैंक SBI में बिकवाली करने की राय दी है। कल की तेजी के बाद इनका मानना है कि आज प्रॉफिट बुकिंग यहाँ इस काउंटर में देखने को मिल सकती है और अगले 3 से 5 दिन में 219 के लेवल्स यहाँ पर देखने की उम्मीद है। तीनों कॉल्स में 2 में तेजी करने की राय आ रही है, 1 में बिकवाली। ओके, तो ये है फिलहाल राय, जहां पर ज्यादा तेजी की तरफ ही रुझान लोगों के बीच है। राजेश बताइए, आप भी फिर तेजी के ही कॉल्स देंगे या फिर कुछ बिकवाली के सौदे भी लिए जा सकते हैं? पक्का तेजी सर HDFC बैंक लॉन्ग करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 995। मुझे लगता है 1040 का टारगेट है। 980-82 का जो सपोर्ट था उसने 2 बार टेस्ट किया है। सेकंड लॉन्ग कॉल रहेगा LIC में, स्टॉप लॉस रखिए 408 का और मुझे लगता है टारगेट रहेगा 444 का। 2 या 3 दिन में मुझे लगता है ये दोनों टारगेट आने चाहिए। तो 1000 के नीचे आ गया HDFC बैंक, ये तो बेहद अट्रैक्टिव लेवल है। भले ही आपका मूड इस वक्त है गौरांग ज्यादा खरीदारी का नहीं है, लेकिन क्या HDFC बैंक 1000 रुपए में खरीदने लायक है? नहीं, ये तो गलत होगा कि हमारा मूड खरीदारी का नहीं है। हमने प्रोग्राम के शुरुआत में ही ये जिक्र किया था कि छोटी या मध्यम अवधि के नजरिए से अनिल जी आपको बिकवाली करनी चाहिए और मैंने ये भी जिक्र किया था कि लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी कुछ चुनिंदा क्षेत्र और स्टॉक्स में दिग्गजों को ध्यान में रखना चाहिए। उसी मिसाल पर आपने जो सवाल पूछा है तो बिल्कुल हमारी पहले तो डिस्क्लोजर ये है, कवरेज है HDFC बैंक पर 1320-1350 तक के लक्ष्य हमने तय किए। ये ब्याज दरों का मामला कब फिर से शुरू होगा कटने का, ये तो मेरे ख्याल से कहना असंभव है, लेकिन उम्मीद हमारे ये है कि इस कैलेंडर साल दिसंबर 2015 तक कम से कम 2 कटौती और देखने मिलेगी। ये मेरे ख्याल से पूरी बैंकिंग सेक्टर और वित्तीय सेक्टर के लिए, शेयर बाजार के लिए, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए काफी सकारात्मक बात होगी। और जिस प्रकार से पिटाई निजी बैंक की हुई अनिल जी, मुझे लग रहा है कि सिर्फ HDFC बैंक ही नहीं, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, ICICI बैंक, एक छोटी बैंक है DCB जहां पर हमने काफी लंबे समय से कवायद की निवेश करने के लिए, वहां पर भी हमने स्तर जो है, हमारे लक्ष्य जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं। सरकारी बैंक्स में हमारी पसंदगी काफी सीमित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, ये मेरे ख्याल से कुछ नाम है सरकारी बैंक्स में से जो मुझे अभी याद आ रहा है, लेकिन पसंदगी निजी बैंक्स होगी, मिसाल के तौर पर HDFC बैंक। बैंक्स में मौका है तेजी करने का और HDFC बैंक का टॉप पिक रहेगी इस समय। एक शेयर जिसकी हम चर्चा आमतौर पर करते नहीं है लेकिन ये फोकस में रहेगा, वो है नागार्जुना ऑयल रिफाइनरी। सिंगापुर की नेट ऑयल यहाँ पर कंपनी में स्टेक खरीदने पर विचार कर रही है और लगभग 46.78% का स्टेक जो है नागार्जुना ऑयल में NOCL के हाथ में है और उन्हीं से वो स्टेक खरीदेंगे। स्टॉक आपके सामने लेकर आएंगे, छोटा पेनी स्टॉक आप देख सकते हैं, 5 रुपए का शेयर है, लेकिन क्या वाकई में आने किसी जमाने में ये कंपनी बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन मेरे ख्याल से डेट की प्रॉब्लम जो हुई उसके बाद ये जो सिंगापुर की कंपनी नेट ऑयल जो खरीद रही है, एक ओपन ऑफर भी आएगा, 47% की हिस्सेदारी है और जाहिर सी बात है कि ओपन ऑफर तो शायद प्रीमियम पर आना चाहिए। कभी कभी छोटे स्टॉक्स में लोगों का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन चूंकि फंडामेंटल में समझता हूँ कि शायद गौरांग ट्रैक नहीं करते होंगे। क्या टेक्निकली आपकी राय है कुछ?
अनिल जी, मुझे लगता है 6.5 के आसपास इसमें बैरियर है, यानी सप्लाई है। छोटा स्टॉक है, 6.5% टर्म में भी बहुत हो जाएगा। तो मुझे लगता है 6.5 के आसपास अगर देखिए यहाँ पे अटकता है, नहीं अटकता है, अगर अटकता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बार के लिए निकल लीजिए, क्योंकि जो आपके पास काउंटर है अगर है तो मुझे लगता है 6.5 से ज्यादा यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा। ओके, तो ये राय आती है 6.5 एक अगला लेवल हो सकता है। क्या उतनी फिर मेहनत करनी चाहिए आने वाले स्टॉक में? अगर 6.5 रुपए का मतलब कितना परसेंट हो गया? अनिल जी, मेरा मानना ये है कि ठीक है आज इसमें न्यूज है तो उससे अच्छा बहुत सारे ब्लू चिप है जो पिटे हुए हैं। एग्जैक्टली, सही बात है। जनरली तो ट्रेडर्स छोटी प्राइस का स्टॉक देखकर उनको लगता है कि लेना चाहिए, तो वो समझने की जरूरत है। ज्यादा क्वालिटी स्टॉक्स, ज्यादा रिसर्च स्टॉक्स जो है वहां पर खरीदारी करें, बेहतर रहेगा। वोकहार्ड्ट, सुमित, वायदा कारोबार में वोकहार्ड्ट खरीदेंगे या फिर कोई दूसरा फार्मा स्टॉक? वोकहार्ड्ट के लिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं, यूएस एफडीए से एक अप्रूवल मिली है दवा के लिए। उस दवा का जो मार्केट है $1.1 बिलियन है, यानी कि लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है। बड़ा मार्केट है जिसके लिए मंजूरी मिली है। अब ये कितना फायदा उठा पाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन खबर तो पॉजिटिव है। और जनरली ये स्टॉक मैंने देखा है जब भी खबर आए बड़ा उछाल या बड़ी गिरावट दिखाता है, जैसी खबर हो वैसी। तो आज क्या उछाल का दिन बनेगा, क्योंकि पिटा भी काफी है पिछले 2-3 दिनों में? जी बिल्कुल अनिल जी, फार्मा में एक्चुअली बहुत ही शेयर्स और इनफैक्ट मोस्टली शेयर्स पीटे हैं। स्पेशली वॉक फार्मा में हमने एक अच्छा करेक्शन देखा है और कल अगर मैं देखूं तो इसमें लॉन्ग बिल्डअप भी हुए हैं और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है नीचे में जब रिकवरी आई स्टॉक से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये स्टॉक के अंदर जैसे ही ये 1210 के ऊपर जाता है तो ये स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है 150 रुपए की, यानी ये 1350 से 1400 के लेवल्स इजीली दिखा सकता है। 1400 के आसपास इसका 200 डीएमए भी है। अगर ये स्टॉक वापस अब 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करना लग जाता है तो फिर ये स्टॉक के अंदर फिर से तेजी स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेश मंदी ये स्टॉक के अंदर 1100 के नीचे ही देखने को मिलेगी। जब तक ये स्टॉक 1100-1120 के नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक वॉक फार्मा में मंदी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट जैसे ये स्टॉक आज 1210 या 1215 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें लगता है कि 150 रुपए की इसमें और एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक वॉक फार्मा सही काउंटर है एक बार तेजी करने के लिए फार्मा स्पेस में, इसमें एक बार आप तेजी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। 1400 टारगेट फिलहाल सुमित दे रहे हैं। एल्स्टॉम टीएनडी और एल्स्टॉम इंडिया आज रेडार पर इस लिहाज से रहेंगे क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने जनरल इलेक्ट्रिक जीई को वो गो अहेड दे दिया है कि जो इनकी पेरेंट है एल्स्टॉम उसकी पावर यूनिट को खरीद ले। अब इधर ऑफ कोर्स हम देखेंगे बहुत सारे सौदे होते हुए दिखाई देंगे। एल्स्टॉम के कुछ एसेट्स जी आगे जाकर बेचता हुआ दिखाई देगा। इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और इन शेयर जो यहाँ पर लिस्टेड है गौरांग? ये दोनों ही 5-5% ऊपर है गौरांग, दोनों स्टॉक 5-5.5% ऊपर है, एल्स्टॉम इंडिया और एल्स्टॉम टीएनडी प्री ओपनिंग सेशन में। अनिल जी, एक सकारात्मक खबर और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ स्टॉक है सीमेंस लिमिटेड। इनकी भी सब्सिडरी सीमेंस एजी पेरेंट कंपनी काफी इंटरेस्ट दिखा रही है इंडियन आर्म के लिए, यानी कि सीमेंस इंडिया के लिए। और यहाँ पर भी हमारी कवरेज है, एल्स्टॉम टीएनडी, एल्स्टॉम इंडिया पर भी हमारी कवरेज है। और कहीं ना कहीं अनिल जी ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा क्षेत्र है कैप गुड्स, इंजीनियरिंग, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट बिजनेस, जहां पर सीमेंस जैसी कंपनी की मौजूदगी है। एज अ डिस्क्लोजर सीमेंस इंडिया पर हमारी कवरेज में हमने हमारा लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ाया है, 1730 1750 के आसपास किया है। नतीजे काफी सकारात्मक और आने वाले समय में स्मार्ट सिटीज की जो बात कर रही है सरकार और जिस तरीके से एक लेआउट रखा है और जो नाम घोषित किए हैं, मेरा मानना है कि इन सभी कंपनियों को बहुत ही बड़ा फायदा होगा। और नतीजों के आधार पर भी अगर आप देखने जाएं अनिल जी, तो जो रुझान है वो बहुत ही बेहतर है। और आने वाले समय में यहाँ पर एक ही चीज होने की संभावना है, वो है सुधार। और उसी सुधार को लेकर के नतीजों में आपको शेयर के दाम भी ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। इस खबर का एक पॉजिटिव ट्रिगर तो आज आप देख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म न देखते हुए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म अगर आप नजरिया रखें तो बेहतर होगा। ओके, लॉन्ग टर्म नजरिए के लिहाज से देखें इस स्टॉक को। लेकिन मोनेट इस्पात, इस स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं आपसे राजेश, तकनीकी तौर पर, क्योंकि खबर यह है कि इनके जो कर्जदार हैं वो इनके कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो गए, ये मंजूरी मिल गई। स्टॉक इस लिहाज से मेरे को लगता है जो एक्शन दिखा रहा है 5-6% आज की ओपनिंग सेशन में ऊपर जाने का, क्या करना चाहिए? अनिल जी,
सच कहूं तो स्टॉक में कुछ दम नहीं है। तो अगर ऊपर आए तो बेच दें। 35 का रेजिस्टेंस है, मैक्स तो बहुत दूर है, इतना थोड़ी बहुत दूर है। नहीं 35 पकड़ मींस जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू द रेजिस्टेंस, कि जो बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है कि लगता है कि 35 के ऊपर तो नहीं जाएगा। स्टॉक बहुत ही वीक है, टेक्निकली ओवरसोल्ड है, लेकिन ओवरसोल्ड के बजाय मुझे लगता है कि ये सप्लाई बहुत ज्यादा रहेगा। तो बेचना हो तो कहाँ बेचना चाहिए? 35 के पहले इतना तो ऊपर नहीं जाएगा इस खबर पे। अरे जी अभी 32 और 35 के अंदर बेच देना चाहिए, यहाँ पे 1-2 रुपया सोचना नहीं चाहिए। हाँ 32 के आसपास हो तो फिर बेच देना चाहिए, ये ज्यादा ठीक रहेगा। बैंक्स, सुमित ये बताएं, वायदा कारोबार में कोई एक बैंक खरीदना हो पीएसयू और कोई एक बैंक खरीदना हो प्राइवेट, कौन सा खरीदेंगे आप? अनिल जी, पीएसयू में 2-3 बैंक अच्छी लग रही है, बट उसमें से एक ही अगर सिलेक्ट करनी है तो एसबीआई जो कि टॉप में है, दिग्गज में से है, उस बैंक को एक सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करने चाहिए। कल हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है स्टॉक के अंदर और नीचे से एक अच्छा खासा पुलबैक देखने को मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में अब बॉटम जैसा फॉर्मेशन हो रहा है और ये मुझे नहीं लगता कि 215-220 के नीचे जाएगा। इनफैक्ट अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो तो ये दिग्गज बैंक जो ऑलमोस्ट 25-30% गिर चुकी है, इन बैंकों के अंदर निवेश कर देना चाहिए। और यहाँ से एक ऐसा लगता है कि जैसे ही बैंक निफ्टी पूरा रिकवरी स्टार्ट करेगा तो एसबीआई बैंक सबसे पहले, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी है और पीएनबी भी है, लेकिन एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे पहले चाल देखने को मिलेगी। तो मुझे इमीडिएटली ऐसा लगता है कि एसबीआई बैंक के अंदर 250 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और जैसे ही ये 250 सस्टेन करे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो फिर इसमें चलिए मैं आपसे बाद में फिर से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्री ओपनिंग सेशन शुरू कंटिन्यू सेशन शुरू होता हुआ दिख रहा है। 400 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी पर उछाल है 125 अंकों का। 7,800 के पार खुलता हुआ निफ्टी पहली बाधा को पार करता हुआ 425 अंक ऊपर अब सेंसेक्स है। तो कल की जितनी ही मजबूती आज शुरुआतें पहले मिनट में होती हुई दिख रही है। 130 अंकों का बड़ा उछाल निफ्टी में, 0.25% की तेजी सेंसेक्स और निफ्टी में होती हुई दिख रही है। अच्छी बात है कि मिड कैप इंडेक्स भी आज दमदार शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। 1.5% का बड़ा उछाल और लगभग 200 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की तेजी। लेकिन लीडरशिप फिर से आज बैंक निफ्टी की तरफ से। कल की 3.5% की उछाल के बाद आज फिर से 2% ऊपर खुलता हुआ बैंक निफ्टी, यहां पर 325 अंकों की शानदार मजबूती होती हुई दिख रही है। तो 7,800 के पार खुलकर टिके रहने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है निफ्टी और बेहतरीन खरीदारी होती हुई दिख रही है 425 अंकों की तेजी के साथ और 7,800 के पार निफ्टी निकलता हुआ दिख रहा है। और सबसे बढ़िया बात है कि चौतरफा खरीदारी का माहौल है। कल हमने देखा मिड कैप इंडेक्स पर लगातार दबाव था, फाइनली 0.5% की मुश्किल से बंद हो पाए थे ऊपर, लेकिन आज ये मजबूती बेहतरीन है 0.2% की और बैंक निफ्टी में भी। तो सारे इंडेक्स एक साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। हर्षदा, क्विकली कौन से स्टॉक्स हैं निफ्टी में आज एक्शन में? सबसे पहले आने सेंसेक्स के तमाम स्टॉक्स आज पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी भी बिकवाली नहीं दिखी है स्क्रीन पर और सारे सेक्टर हरे निशान में। लेकिन आउट परफॉर्मेंस देखिए, मेटल कंपनियों में सबसे ज्यादा तेजी आई है। वेदांता 4% ऊपर, इसके साथ टाटा स्टील में 2.5% की बढ़त। इन्फोसिस में हम देख रहे हैं काफी जमकर तेजी आती हुई, 3.5% का इजाफा देखने को मिला है। लुपिन अब 3% ऊपर, एक्सिस बैंक में 2.5% की बढ़त है। हिंडाल्को भी 2.5% ऊपर है, भेल में भी 2.5% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। निफ्टी के टॉप ट्रेडर्स में यही शेयर शामिल है। यहाँ पर आप एनएमडीसी को और जोड़ सकते हैं जो 2.5% ऊपर खुला है आज के सत्र में। केन इंडिया में भी काफी जमकर खरीदारी होती हुई, इनफैक्ट एनर्जी शेयर यानी कि तेल कंपनियां और साथ ही साथ मेटल कंपनियों में ग्लोबल मार्केट में काफी तेजी आई है, तो उसका कुछ असर यहां पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केन एक आउट परफॉर्मर है, ओएनजीसी को उतना फायदा नहीं मिल रहा है। ओएनजीसी इनफैक्ट यहां पर 0.26% ही ऊपर है। आईओसी जैसे स्टॉक्स में हमने देखा ज्यादा एक्शन बनता हुआ। वायदे बाजार की तरफ अगर आए तो यहां पर वॉकहार्ट टॉप परफॉर्मर है, करीब 4% की बढ़त के साथ खुला है। हिंदुस्तान जिंक में 3% की तेजी है। डीएचएफएल 3% ऊपर, भारत फॉर्ज तेजी में खुला है, यहां पर भी 3% की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। एचडीआईएल, आईआरबी इंफ्रा, अशोक लेलैंड, ये कुछ टॉप परफॉर्मर्स है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ट्राइब्स, आको लैब, लंबी लिस्ट है जहां पर हमने देखा है काफी ज्यादा एक्शन आज के सत्र में खुलते ही देखने को मिला है। तो शुरुआत काफी मजबूती के साथ आप कहेंगे और 7800 सोचकर बैठे थे ट्रेडर्स और वही स्क्रीन पर आज खुलते ही दिखा है।
और कुछ स्टॉक जो खबरों के दम पर एक्शन में हैं, वहां पर मोनेट इस्पात 12% की उछाल 32.5 रुपए पर आता हुआ दिख रहा है। ये वो रेंज है जहां पर अगर आप फंसे हुए हैं तो बिकवाली की राय राजेश की है और 35 रुपए का हाई बनाया है, तो लगभग 32 से 35 की रेंज में जहां आपको ठीक लगे निकलने की राय है। सांगवी मूवर्स यहां पर कल कुछ खरीदारी के डेटा आते हुए दिखे थे, 5% की मजबूती यहां पर है। श्रेय इंफ्रा 5% ये स्टॉक ऊपर होता हुआ दिख रहा है। आज यहां पर भी जो व्हाइट लेबल एटीएम्स को मंजूरी मिलने की संभावना बताई जा रही है कैबिनेट की मीटिंग में, अब से थोड़ी देर में होगी 10:30 बजे, उसका फायदा। नागार्जुना ऑयल छोटी कंपनी की जो हम बात कर रहे थे, जहां पर नेट ऑयल इस कंपनी को पूरी तरह से खरीद सकती है, 48% प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी खरीदने की जो बात हो रही है, स्टॉक को दिखे 15-16% का बड़ा उछाल इस खबर के बाद आता हुआ दिख रहा है। एल्स्ट्रॉम टीएनडी यहां पर जी जो एक जनरल इलेक्ट्रिक जो खरीदारी करना चाहता था विदेशी बाजार में, इस कंपनी की एक्विजिशन वो यूरोपियन यूनियन ने मंजूरी दी, उसका फायदा एल्स्ट्रॉम टीएनडी को दिख रहा है। 4% ऊपर स्टॉक होता हुआ दिख रहा है। वोखार की बात हर्षदा की एक मंजूरी जो दवा की मिली है उसमें तेजी हो रही है। एल्स्ट्रॉम इंडिया भी तेज है। ये दोनों ही कंपनियां इनके साथ साथ अच्छी मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और अगर आप वायदा कारोबार में देखें हर्षदा, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक लाल निशान में है, गेल, वो भी 1/4%। बाकी सारे वायदा कारोबार के शेयर मजबूत और ऐसी स्क्रिप्ट बहुत कम देखने को मिलती है। तो कल 7% भागा भी था। बिल्कुल, उसके बाद थोड़ी सी आज हल्की शांति है, ये नहीं कहेंगे कि गिर गया है। हाँ। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टार परफॉर्मर आज फिर से 5% ऊपर हो गया है। और दीवान हाउसिंग फाइनेंस जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जो पसंद थी गोरांग की, वो अच्छी मजबूती दिखा रहा है, 3% की तेजी आज के सेशन में। गोरांग के सारे स्टॉक चल रहे थे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 3% ऊपर, वाह। तो जो गोरांग ने कहा इंडिया बुल्स हाउसिंग मत लीजिए, ये लीजिए, और यही देखिए आप अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं, मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में कोई खरीदारी का मौका वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए है सुमित? और है तो क्या खरीदेंगे आप? DHFL, LIC, HDFC लिमिटेड या आईबुल हाउसिंग, चारों में से क्या खरीदेंगे आप? अनिल जी, इनमें से दो स्टॉक सबसे बेस्ट मुझे लग रहे हैं। एक है HDFC लिमिटेड, दूसरा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। HDFC लिमिटेड बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है पिछले कुछ दिनों में, और प्रेजेंटली ये नीचे से इसमें भी एक बॉटम फॉर्मेशन होकर इसमें तेजी स्टार्ट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि HDFC लिमिटेड एक बहुत अच्छा स्टॉक है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में हमको 1280 से 1300 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो प्रेजेंट लेवल्स पे इसको बिल्कुल लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। जब तक ये स्टॉक अब 1130, 1120 के नीचे नहीं जाएगा, जिससे जहां पे एक मेजर डिमांड 12 में आ जाती है स्टॉक में, तब तक ये स्टॉक तेजी में रहेगा। और ऊपर में हमको 1250, 1300 इजीली हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो पहला स्टॉक रहेगा HDFC लिमिटेड और दूसरा रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक में भी आने वाले दिनों में हमको तेजी दिख रही है। 450 और 480 ये दो लेवल हमको ऊपर में दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेजेंट लेवल्स में इसको भी लॉन्ग किया जा सकता है, और 400 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक ये स्टॉक भी स्ट्रांग है। चलिए, ये दो टॉप पिक्स स्पेस के इस बीच वित्त मंत्री द इकोनॉमिस्ट जो एक मशहूर मैगजीन है, उसने एक समिट ऑर्गेनाइज किया है भारत पर, वहां बोल रहे हैं this year, which is probably the highest amongst the major economies. The internal mood in India is, this is not enough. We have to grow more. And I think that's a great sign. That's a sign of changing times, changing mood, and a popular support behind the cause that we have embarked upon. The third, a few days ago, all the trade unions got together and called for a nationwide strike. Most people didn't even realize that there was a strike. So the impact, what would have been a couple of years or a decade ago, and the change which has taken place, it reflects the direction in which India's popular mood is there, a national expectation is there, and therefore that is decisively behind the roadmap which we are pursuing. And if a legitimate number of people say it should be faster, I think that pressure must be kept on the government. And in a politics which is now polarizing between those who want growth and those who want to obstruct growth, this pressure of public opinion on those who want to obstruct growth must be equally powerful. The trouble with that, the trouble with saying the pressure will go on to the opposition for obstructing Parliament, is that's exactly the tactic that you and your party used when you were in opposition. So will that distract? If you recollect, except one instance, and I had at that time said this can be done only in the rarest of rare cases, and that one instance was you probably have one of the biggest corruption scandals in independent India. And as history has now proved,
that those so-called figures which the Controller and Auditor General had mentioned were an understatement. They were not an overstatement. And that... तो वित्त मंत्री बातचीत करते वहां द इकोनॉमिस्ट इंडिया समिट में, लेकिन इस बीच बाजार पर रखी नजर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, ज्यादा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि 7,800 का लेवल बेहद अहम है, वहां पर नजर रखिए। थोड़ा सा नीचे उस लेवल पर आया है, 100 पॉइंट की तेजी, लेकिन अब भी निफ्टी में 350 अंकों पर अब भी सेंसेक्स है। तो जो कल शायद ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन बनाकर गए, एक गैप अप ओपनिंग मिल रही है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर भी है तो हर्ज नहीं। ऐसे में राजेश, अगर इंट्राडे में कुछ और करेक्शन आ जाए तब खरीदेंगे, किस लेवल पर खरीदेंगे निफ्टी, या यही लेवल आ गया 25 पॉइंट नीचे हाई से तो खरीद लेना चाहिए? अनिल जी, मुझे लगता है सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक बार ऊपर खुलेगा तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा, क्योंकि शॉर्ट में पैसा बहुत अच्छा बन रहा है। ऐसा हो ही रहा है, वैसा ही हो रहा है, जो शॉर्ट कर रहा है जहां खुलता है वहां से 50 पॉइंट तो निफ्टी कम से कम नीचे आता है। तो इस समय अगर कोई वाकई में वो ट्रेड ले रहा है, कितना पैसा बनेगा, क्या चांसेस है, क्या आपको लग रहा है? बहुत कम चांसेस है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अनिल जी, ये हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट किया था कि चलो गैप अप हो जाएगा, कल भी 100-125 पॉइंट, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्लाइटली हल्का हो जाएगा 11-12 बजे तक। तो मे बी 7770, जो हम लोग पहले भी बात करते थे, 30 पॉइंट और नीचे, हाँ 25-30 पॉइंट अगर नीचे आएगा तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग जो वीक हैंड्स हम जो बोलते हैं वो निकल जाएंगे, और फिर मुझे लगता है वहां से रैली आएगी, जो हम लोग बोल रहे हैं 7865 तक जाएगी। तो 7770 तक वेट करना, वहां उसके बाद एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि 50 पॉइंट तो मिनिमम स्विंग है ही। 7,700 पे स्टॉप लॉस रख लिया, हाँ, यानी 7 रफली ज्यादा सेफ है। हाँ, ज्यादा सेफ रखना है अपने को। तो 7720, 7700 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, वेट फॉर ए डिप। एक बार तो हल्का हो जाएगा, उसके बाद तो रैली आएगी। गौरान, जिस तरह से हमने कल देखा बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, 600 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, आज भी देखिए करीब 250 पॉइंट ऊपर है ये इंडेक्स। क्या बैंक्स में अब टाइम आ गया है इतनी करेक्टिव मूव के बाद, जहां पर ये स्टॉक्स 30-35% टूटे हैं पिछले कई दिनों में, खरीद ले, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रहे हैं क्या आपको? हर्षदा, जब पिटाई हुई थी तो मेरे ख्याल से सबसे बुरी पिटाई बैंक निफ्टी की हुई थी, और उसी ने बढ़त ली थी पूरे मार्केट को नीचे घसीटने के लिए। तो ताज्जुब नहीं है कि एक आउट परफॉर्मेंस आपको बैंक निफ्टी से दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे पिटा हुआ इंडेक्स ये था। लेकिन हाँ, मैं बैंक निफ्टी पर तो ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन जिस तरीके से मैं जिक्र कर रहा था बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, निजी बैंक्स 30, 40, 35% तक की पिटाई हमने देखी है बैंकों में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा पिट गए हैं तो ये आकर्षित हो गया। अभी अनिल जी कुछ पूछ रहे थे मोनेट इस्पात के बारे में, तो मैं ये नहीं मानता कि आपको मूल्यांकन देख करके निवेश करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो 35 वाला आकर के जाके 15.5 भी हो और 15.5 वाले 7.5 भी हो सकता है। तो आपको ऐसा परहेज करना चाहिए। लेकिन कुछ चुनिंदा निजी बैंक्स हैं जहां पर निवेश करना चाहिए। सिलेक्टिव सरकारी बैंक्स हैं जिसके नाम मैंने जिक्र किए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सरकारी बैंक में से। और निजी बैंक में मेरे ख्याल से सूची HDFC से शुरू होती है, ICICI, एक्सिस, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, DCB। और जो मेरे ख्याल से कल प्रधानमंत्री जी मिले थे इंडस्ट्री लीडर्स से, वहां पर एक मांग ये थी कि ब्याज दरों में कटौती की जाए। अब अगर बारिश की किल्लत को लेकर के ज्यादा नकारात्मक स्थिति खाने पीने की पदार्थों की महंगाई दर से खड़ी नहीं होती है, तो मेरे ख्याल से वो एल्बो रूम RBI गवर्नर के पास बिल्कुल है कि एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर वो 25 बेसिस पॉइंट की, यानी कि 0.25% की कटौती दे, और फिर थोड़ा इंतजार करे नवंबर-दिसंबर तक अगली कटौती के लिए। ये मेरे ख्याल से एक बड़ा ट्रिगर होगा बाजार में, जो भी सेंटिमेंट है उसको सुधारने के लिए। कुछ अहम डेटा में देख रहा था सुमित बैंक निफ्टी को लेकर, और उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। पिछला लो जो हमने बनाया था 25 अगस्त को बनाया था, मंगलवार को, जब निफ्टी ने 7667 का लो बनाया था और बैंक निफ्टी ने बनाया था यहां पर लो कुछ, उस लो से जो बैंक निफ्टी आज है लगभग 900 पॉइंट नीचे है उस लो से। बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट हुई, जबकि निफ्टी में गिरावट सिर्फ 125 पॉइंट की हुई, वापस जो फॉल हुआ है। अब क्या ये 16,667 के आसपास का जो निफ्टी का लेवल दिख रहा है, जिनके आसपास आज हमने फिर से हाई बनाया, यानी कि 16,700 मान ले राउंड फिगर के आसपास, क्या ये लेवल अहम है कहीं निफ्टी के लिए? और क्या आप ये मानते हैं कि अगर इसके पार निकल जाए, आज टिक जाए निफ्टी, तो फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है?
अनिल जी, बैंक निफ्टी के अंदर 16,000 की पुट में और 16,500 की कॉल में मेजर काम हो रहा था। अब 16,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तो नेक्स्ट जो लेवल बन रहा है वो है 17,000 का, यानी 500 पॉइंट का गैप है और उसके बाद सीधा 17,500 है। तो मेरे को ये समझ में आता है कि 16,500 यानी कि 16,500 के ऊपर बैंक निफ्टी जिस तरह से कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है, और अगर आधा एक घंटा और सस्टेन कर गया तो ये शॉर्ट कवरिंग बहुत फास्ट आएगी, क्योंकि नीचे में सपोर्ट जो है पुट का वो मिल रहा है 16,500 के आसपास, जहां पे मेजर पोजीशन 16,500 के आसपास की जो पोजीशन क्रिएट हो रही है, और ऊपर में कॉल में जो मिल रहा है वो 17,000, यानी 100 पॉइंट नीचे में और 400 पॉइंट ऊपर जाने में, तो नीचे में सपोर्ट अच्छा मिलेगा, गिरने देगा नहीं बैंक निफ्टी को 16,500 के नीचे। और अगर रिकवरी आएगी तो शार्प आएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, और आपने अगर देखा होगा तो पिछली जो फॉल है उसको बैंक निफ्टी ने लीड किया है, तो ये अब एग्जैक्टली रिवर्स होना चाहिए। तेजी के अंदर मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी ही लीड करेगा और बैंक निफ्टी ही आउट परफॉर्म करेगा, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग शार्प आनी चाहिए। 16,500 600 के ऊपर अगर ये और सस्टेन कर गया आधा एक घंटा, तो ये शार्पली 17,000 17,100 तक इंट्राडे में ही लेके जा सकता है बैंक निफ्टी को। मैं तो 16,700 पर नजर बनाया हूँ। 16,700 कैश में निकल जाए ऊपर तो फिर लगता है बैंक निफ्टी में कुछ आज बड़े वो उछाल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दो स्टॉक जिनकी हमने बात की, पहला तो ये कि मोनेट इस्पात जो आपने कहा था बेचने की रेंज 33 रुपए, आज का हाई 33 रुपए ही है, वहीं से करेक्ट हो रहा है, देख लीजिए। दूसरा स्टॉक DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस, जो गोरांग की पसंद का शेयर है, और आज देखिए किस तरह की तेजी हो रही है। लेकिन इस स्टॉक के साथ एक बात और बता दूं, कल तक इसका भाव 450 450 होता था, आज 250 इसलिए है कि 1:1 एक पे एक बोनस मिला है, तो घबराए नहीं कि भाव कम हो गया, बोनस आपके अकाउंट में आ गया होगा, चेक कर ले डीमेट अकाउंट, तो बोनस मिला है, इस वजह से भाव नीचे, और बोनस एक्स बोनस होने के बाद भी देखिए 3.5% मजबूत है। ये है गोरांग की पसंद। चलिए हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। सुमित, राजेश, गौरांग, शुक्रिया आपका पहला सौदा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार और सारे शेयरों पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। 1100 शेयर मजबूत है और सिर्फ 100 शेयरों में नुकसान है आज कल के मुकाबले में। 400 अंक ऊपर सेंसेक्स, 125 अंक ऊपर निफ्टी, 7,800 के ऊपर फिर से निकलकर टिकने की कोशिश। और आज सबसे बढ़िया बात है कि मिड कैप इंडेक्स भी पूरा पार्टिसिपेशन तेजी की तरफ अपना योगदान देता हुआ। और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब, लेंगे उनकी राय, बने रहिए हमारे साथ। 400 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 125 अंक ऊपर है निफ्टी, 1.5% से ज्यादा की मजबूती यहां पर। और जहां आप तेजी देखना चाहते हैं, अच्छी बात आज ये कि वहीं तेजी हो रही है, और वो दो जगह है। एक तो है मिड कैप इंडेक्स जो 2.25% ऊपर हो चुका है, और दूसरा है बैंक निफ्टी जो 2.25% है, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार का मूड डिसाइड करता है बैंक निफ्टी, और बाजार की मजबूती डिसाइड करता है मिड कैप इंडेक्स। तो ये दोनों ही इंडेक्स आज ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं, तो ये एक अच्छी राहत की बात है। देखिए ना, 1120 शेयर आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं शुरुआती 15 मिनटों के कारोबार में, और सिर्फ 100 शेयर ऐसे हैं जो कमजोर हैं। और वायदा कारोबार में भी मैं देख रहा था, मुश्किल से आप देखेंगे 2 स्टॉक ऐसे हैं जो लाल निशान में, वो भी गेल और टाटा पावर 1/4 आधा % नीचे है, और निफ्टी में भी ये 2 ही स्टॉक हैं जो लाल निशान में, बाकी 50 स्टॉक निफ्टी के मजबूत है, और वायदा कारोबार के भी सारे शेयर हरे निशान में ट्रेड करें। तो बेहतरीन रिकवरी जो कल शुरू हुई थी आज आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि इस रिकवरी पर कितना भरोसा किया जाए। क्या बाजार 7500 के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश कर सकता है? क्या उन लेवल्स पर भरोसा करना चाहिए, या फिर अभी वक्त लगेगा? इस पर राय लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जीएसटी पर अरुण जेटली वित्त मंत्री जी का क्या कहना है। उनका यह कहना है कि अगर विपक्ष ने सहयोग नहीं किया तो जीएसटी लागू करने में देरी हो सकती है। ये खबर अच्छी नहीं है बाजार के लिए, तो ये खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है, और ये खबर वहां से आ रही है द इकोनॉमिस्ट, जो एक जानी मानी पत्रिका है, और वहां पर इंडिया समिट चल रहा है, और वहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया भी, वित्त मंत्री बात कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं वहां की ताजा तस्वीरें, वहां वित्त मंत्री बात कर रहे हैं। जो वित्त मंत्री जो भी बड़ी अहम बातें कहेंगे हम आपके सामने थोड़ी थोड़ी देर में लेकर आएंगे। कहा है कि जो भी लॉजिकल स्टैंड ऑपोजिशन ने लिया हुआ है उसके बावजूद जीएसटी लागू होगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, तो थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन ये जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस होने की पूरी, तो मतलब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये उन्होंने आई एम श्योर क्लैरिफाई किया है। चलिए, तो एक क्लैरिफिकेशन ये है कि घबराएं नहीं, देरी हो सकती है क्योंकि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश करेंगे जीएसटी को लागू करें। हाँ, थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, ये जरूर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को लेकर वो आश्वस्त हैं,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ये ग्लोबल चिंताएं जो भी है इनसे हम पार पा लेंगे, ऐसा मानना है वित्त मंत्री जी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाजार पर फिर से फोकस करते हुए हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में। अजय सर, 2 बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन है, मतलब कल और आज ऐसा लग नहीं रहा था 2 दिन पहले देख के कि इतनी बढ़िया रिकवरी भी हो सकती है, लेकिन क्या वाकई में ये टिकाऊ रिकवरी है या फिर ओवरसोल्ड मार्केट है, सारी दुनिया भर के इसलिए ऊपर आ रहे हैं और हम भी साथ में आ रहे हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में अनिल जी लग रहा है कि ये चाइना का बहुत फिस्कल स्टिमुलस आ रहा है। अब हम चाइनीज जानते नहीं है, कल जानते तो और खरीदारी कर लेते थे। कल दोपहर तक चाइनीज कम्युनिस्ट पेपर में आ गया कि स्ट्रांग फिस्कल स्टिमुलस डालेंगे वो, और यूरोपियन बाद में पता चला तो यूरोपियन यूएस मार्केट आगे भाग गए। आज ये मार्केट और बढ़ना चाहिए एक्चुअली। अभी शॉर्ट टर्म व्यू बिल्कुल बदल गया बिकॉज ऑफ दिस। इतना वो मैसिव स्टिमुलस लाने वाले हैं जिससे पूरा एक माहौल बदलता है। अब इस माहौल में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको 8,200 8,300 के स्तर दिख सकते हैं अगले कुछ 8,200 तक ये खींच जाएगा मार्केट। बट मार्केट इसी रन में जाएगा क्या? इसी रन में हो सकता है उम्मीद, ये मुझे लग रहा है। काफी स्ट्रांग बिलीफ है मेरा कि अब ये मार्केट बढ़ेगा। ये मानना अजय जी ठीक है ना कि 7,500 के आसपास बॉटम, भले बॉटम कह दें या बड़ा बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जब मार्क फेबर वगैरह आके बोल देते हैं या शंकर शर्मा आके बोल देते हैं मार्केट खत्म है, इमर्जिंग मार्केट, सो वो भी एक बॉटम आ जाता है क्योंकि ये परमा बेयर्स हैं, हर वक्त आके डराते ही रहते हैं, तो वो भी एक कॉन्ट्रेरियन मूव रहता है। तो परसों उन्होंने आपने अपना सैंपल सर्वे जबरदस्त बना रखा है, किसको देख के ओपिनियन बनानी है। कंसिस्टेंट रहें तो आप ठीक रहेंगे, कभी ना कभी आप ठीक हो ही जाते हैं। वही लोग याद रखते हैं, ये नहीं याद रखते कितनी बारी गलत भी हुए। तो अनिल जी, मैं यही कहूंगा कि ये चाइना का स्टिमुलस बहुत स्ट्रांग है अब। और दूसरी बात ये जो मैं कहता रहा हूं कि फेड बढ़ाए ना बढ़ाए कुछ होने नहीं वाला है, बट ये होगा कि 17 के बाद अनसर्टेनिटी काफी निकल जाएगी। तो मैंने काफी ये सोच के रखा था कि 16 को खरीदारी करेंगे जब बिल्कुल वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। कल एक कॉन्फ्रेंस में था और वहां पे बहुत सारे फंड मैनेजर्स, लगभग आम राय जो बंदे अजय जी वो ये कि जो कुछ फेड को करना है कर डाले एक बार 17 को जी। अगर एक रेट हाइक हो भी जाए ना तो जो एक तलवार लटकी हुई लंबे समय से, कब होगी कितनी होगी, तो कम से कम वो खतरा। सेम उसी तरह जब QE3 के टाइम क्या हुआ था, कितने समय तक चला, कब होगा, होने के बाद कुछ सब भूल गए। उल्टा मई 2013 में ज्यादा फर्क पड़ा और जब तक वो लेके आए अक्टूबर नवंबर तक कुछ फर्क नहीं पड़ा, मार्केट ने डिस्काउंट। तो यही मुझे लगता है कि 18 के बाद थोड़ा सा वैसे ही मार्केट स्थिर होने की उम्मीद थी। बट क्यों मैं कह रहा हूं 8,200 अनिल जी, वो 9,000 का आंकड़ा बहुत मुश्किल है क्योंकि डोमेस्टिक क्यूज बहुत खराब है। और सेम ब्रोकरेज जो लास्ट नवंबर में 20% की अर्निंग्स ग्रोथ दे रहे थे, उन्होंने 12% किया अराउंड अप्रैल में, और अब 8% 9% इस साल कॉर्पोरेट ग्रोथ की बात चल रही है। तो उस वैल्यू पे आप ये मार्केट 9,000 का मार्केट जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब हमें देखना पड़ेगा FY17 का क्या रुझान आता है और वो देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरा संक्षिप्त में यही कहना होगा कि जो इतना नेगेटिविटी था वो चेंज हुआ। ये सेंटिमेंट के तौर पे मार्केट टूट रहे थे, सेंटिमेंट चाइना की वजह से ज्यादा था, फेड की वजह से कम। अब चाइना काफी स्ट्रांगली आगे बढ़े हैं फिस्कल स्टिमुलस लेके, उसके चलते मार्केट्स पे प्रभाव है। हमारे मार्केट भी बेनिफिट करेंगे क्योंकि हमारा फंडामेंटल डिटीरियोरेशन नहीं था, चाहे आगे नहीं बढ़ रहे हम 9,000 को तोड़ने के लिए कुछ और चाहिए इस मार्केट को, वो नहीं है कैटलिस्ट। बट जिस तरह से हमारे मार्केट 7,500 तक पहुंचे वो भी वाजिब नहीं था। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल्स इतने खराब नहीं है, क्या करंट फंडामेंटल्स इनफ है 9,000 तक वापस मार्केट को ले जाने के लिए? क्योंकि जब 9,000 पर जो फंडामेंटल्स थे वही आज भी स्टैंड करते हैं। इसके अंदर एक बदलाव ये है कि तब हम उम्मीद कर रहे थे कि सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स कॉर्पोरेट अर्निंग्स में सुधार आएगा, उस उम्मीद पर लोगों ने काफी तेजी की थी। अब तो उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है, वो तो और एक्सटेंड हो गया, वो सेकंड हाफ में तो दिख नहीं रहा है, वो फर्स्ट हाफ नेक्स्ट ईयर पहुंच गया है। तो फिर किस बेसिस पर वो तेजी का कॉल आपने? नहीं, मैं बोल रहा हूँ 9,000 नहीं जाएगा ये मार्केट, 8,200 8,400 तक थक जाएगा मार्केट फिर से। बट अभी करंटली जो आंकड़े आ रहे थे या जो एनालिसिस टेक्निकल चार्ट्स पे 6,800 भी दिखा रहा था मार्केट के, उतना नीचे टूट सकता है, वो अभी निकल गया। तो मुश्किल समय निकल गया, तेजी होने में वक्त लगेगा जी।
हम स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल है। ओके, अब स्टेबिलिटी में कुछ इंटरेस्टिंग सेक्टर्स जो जनरली लोग दूर रहते हैं, खरीदना नहीं चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरे हाल है, सीमेंट कॉन्फिडेंस नहीं है, और साथ ही रियल एस्टेट। अब कई लोग दबी जवान से इन शेयरों में खरीदारी की बात कर रहे हैं। लोग रहे कि थोड़ा बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल लेकर हिम्मत करनी चाहिए। इस सेक्टर में अगर थोड़ी भी कोई ढंग की अच्छी कंपनियां हैं, तो जैसे इंफ्रा में जिसपे कर्ज ज्यादा नहीं हो, रियल एस्टेट में जो थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक ठाक हो, सीमेंट थोड़ा बहुत ले, क्या आप सहमत हैं? आपको पसंद है? यदि हाँ तो कौन सी कंपनियां, कहां आप खरीदारी करना चाहते हैं? जी, सबसे पहले मैं कहूंगा सीमेंट क्योंकि ऑपरेटिंग कैपेसिटी बहुत कम यूज है, 50 से 60% कैपेसिटी पे चल रहे हैं प्लांट्स, और इनके जो इनपुट कॉस्ट है वो नीचे आते रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। तो और प्राइसिंग पावर है। नॉर्थ और वेस्ट में हमने देखा प्राइस बढ़े, साउथ में इतना अच्छा नहीं है, तो साउथ बेस्ड सीमेंट प्लेयर से दूर रही है। बट नॉर्थ और वेस्ट के जो है उनके पास प्राइसिंग पावर है, और वहां पे काफी प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस हो रहे हैं। तो रोड्स प्रोजेक्ट अगर सरकार के चल गए तो काफी इनको बेनिफिट है। तो सीमेंट यस, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही चुनिंदा, और प्राइवेट सेक्टर लो डेट वाले, अच्छे एग्जीक्यूशन के रेपुटेशन वाले, अदरवाइज दूर रही है। सीमेंट अच्छा प्ले है इंफ्रा के लिए। और तीसरा रियल एस्टेट, उसमें गिन चुन के 2 या 3 स्टॉक हैं अनिल जी, बाकी सब एंटी माइनॉरिटी हैं और बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह सिर दबाए बैठे हैं। उल्टा प्राइस गिराइए, और बहुत विदेशी पैसा है जो भारत में आना चाहता है रियल एस्टेट में एन्विटी के तौर पे, रीट्स हो या उस तरह का पैसा जुटाइए, लेवरेज कम करिए। ये अच्छा है कि काफी कंपनीज अब अनाउंस कर रही हैं कि वो सेल ऑफ कर रही हैं एसेट्स को रिड्यूस करने के लिए लेवरेज, वो एक पॉजिटिव मूव है। बट लेवरेज बहुत ही हाई लेवल्स का है। तो आपके पास जब अदर ऑप्शंस हैं, जैसे मुझे अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छे लग रहे हैं और वैल्यूएशन के तौर पे अच्छी मार्क खाई है, तो अगर 10-12 टाइम्स FY17 पे आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक मिल रहा है, जाके खरीदिए। दूसरा मैं कहूंगा आईटी, फार्मा, नेचुरल बेनिफिशियरीज हैं। डॉलर यहां से और आगे नहीं भागेगा, तो रुपी स्टेबल रहना चाहिए, अनलेस चाइनीज बहुत स्ट्रांग डिवैल्यूएशन करते हैं। वो लगता नहीं है, अभी उनको लेसन मिल गया है। और चाइना अगर देखे, गोल्डमैन की भी रिपोर्ट आपने देखी होगी कि नियरली $230 बिलियन उन्होंने जुलाई और अगस्त में खर्चे अपने स्टॉक मार्केट और करेंसी को बचाने के लिए। जो ट्रांसपेरेंट लेवल है वो 90 बिलियन उनका फॉरेन रिजर्व्स कम हुआ, जो क्लियरली करेंसी को बचाने में उन्होंने लगाया। तो अगर चाइनीज करेंसी स्टेबल रहती है, यूएस डॉलर उल्टा डिप्रिशिएट करेगा, और आप देखेंगे ईएम करेंसीज बेहतर होते हुए, और वो एक वो देता है प्रोटेक्शन रघुराम राजन को के जाके इंटरेस्ट रेट काट पाए, क्योंकि उनको ये भी एक सवाल रहेगा कि अगर काटते हैं रेट्स और यूएस बढ़ा रहा है, तो हमारे से क्या लोग पैसे निकालना शुरू करेंगे भारतीय डेट में। एक तो बहुत कम निवेश है हमारा, 75 बिलियन का तो निवेश है टोटल, तो एफआई और एफपीआईज का, तो वो एक इनको अलाउ करेगा कोकून के जाके रेट काट पाए। तो अगर रेट कट होता है, ये मार्केट और तेजी से बढ़ सकता है। अदरवाइज भी 8,000, 8,200, 300 तो दिख ही रहा है, इतना तो जाना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। तो सीमेंट, सेलेक्टिवली इंफ्रा, कुछ अच्छे रियल एस्टेट स्टॉक्स, बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, आईटी, फार्मा, ये रिकमेंडेशन है अजय जी की खरीदारी के लिहाज से। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे मोतीलाल ओसवाल के जॉइंट एमडी और फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब से करेंगे हम खास बातचीत इस ब्रेक के बाद। भारतीय बाजारों में आज कल का जो जश्न है वो जारी है। 7800 में हम के लेवल्स पर झूल रहा है निफ्टी, झूम रहा है कह सकते हैं आप। 114 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 2% की तेजी, और बैंक निफ्टी आज फिर अच्छी खासी तेजी में 280 पॉइंट ऊपर है। बाजार में जानकार कह रहे हैं कि आने वाले दिन काफी अच्छे रहने वाले हैं। ये भरोसा पूरी तरह से जता रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि 2016 में बाजार में विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू निवेशक भी जोरदार खरीदारी करेंगे।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की 11वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी ने बात की मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर रामदेव अग्रवाल और MD नवीन अग्रवाल से। आज मैं मुंबई में एक ऐसी जगह बैठा हूं जहां पर हिंदुस्तान की मार्केट कैपिटलाइजेशन की 80% कंपनियां हैं, उन कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव है। 750 इन्वेस्टर्स हैं हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया भर से, और उसमें से 20% इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो बाहर से आए। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये ज्यादातर या यूं कहें कि सारे के सारे इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान पर बेहद बुलिश है, और इसका असर आपने देखा किस तरह से बाजारों में फिर से रौनक लौटती हुई दिख रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की 11वीं ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की, और देश में होने वाली जितनी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेज है उनमें से सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में क्या चल रहा है, कैसा मूड है, कैसा माहौल है, हमारे इन्वेस्टर्स और बाहर के FIs क्या सोच रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, और खासतौर से तब जब बाजार का मूड माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, ये एक फील लेते हैं और आगे के डायरेक्शन पर बात करते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब हैं और साथ ही MD नवीन अग्रवाल साहब हैं। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। सर, आपके साथ कई सारे प्रोग्राम्स की शुरुआत की, आज नवीन जी को पकड़ता हूं। सबसे पहले नवीन जी ये बताएं, इस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है? इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतने बड़े पैमाने पर जो आप कर रहे हैं, किस तरह का पार्टिसिपेशन है और किस तरह के लोग आए हैं? इंटरेस्ट दोनों ही तरफ, कंपनीज से और इन्वेस्टर्स से, और इन्वेस्टर्स बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन से अनप्रेसिडेंटेड है, हाईएस्ट एवर जो हमने देखा है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फॉरेनर्स इंडिया में हर साल शेयर खरीदते हैं, एक्सेप्ट द ईयर 2008 जब ही लीमन क्राइसिस हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब से लास्ट 10 साल में हर साल उन्होंने शेयर खरीदे हैं। बट अपना इंडेक्स जो निफ्टी 9000 तक चला गया था, उसके वजह से उन्हें वैल्यूएशंस में कंसर्न हो गया था। इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो इमर्जिंग मार्केट के वैल्यूएशन से 100% प्रीमियम पे चला गया था, जबकि पिछले 10 साल से वो 40% प्रीमियम पे है। तो उन्हें वैल्यूएशन से इशू था, इंडिया स्टोरी से इशू नहीं था। अब ये 9000 का निफ्टी जब 7500 आ चुका है, तो वो वैल्यूएशन का कंसर्न घट गया है और इंटरेस्ट बढ़ गया है। इसीलिए द साइज ऑफ द टीम्स, जितने लोग एक एक फंड से आ रहे हैं, वो 10 से 20 लोग एक एक फॉरेन फंड से आ रहे हैं। इसीलिए तकरीबन 150 लोग यहाँ पे लैंड किए हैं कंपनीज से मिलने, देखने कि कौन सी कंपनीज का वैल्यूएशन अब उनके फ्रेमवर्क में बैठता है और जो खरीद सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बिकॉज ऑफ द ओवरऑल वॉल्टिलिटी इन द ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स, बिकॉज ऑफ द वॉल्टिलिटी इन चाइना, जो भी सेलिंग हुई है वो पिछले 2 महीने में दिख चुकी है 2.5 बिलियन की। मुझे नहीं लगता है कि अगले 2-3 महीने से ज्यादा ये सेलिंग चलेगी। एंड मुझे लगता है कि 2016 पिछले 10 साल में शायद पहला साल होगा जब डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों ही संग में एक्विटीज खरीद रहे हैं, जबकि पिछले 10 साल में हर साल या तो फॉरेनर खरीद रहे थे और डोमेस्टिक बेच रहे थे, या इस साल में डोमेस्टिक खरीद रहे हैं और फॉरेनर्स बेच रहे हैं। ये बेहद इंटरेस्टिंग बात की, 2016 जहां दोनों तरह के इन्वेस्टर्स आएंगे पैसा लगाने के लिए बाजार में। लेकिन इसी पूरी कॉन्फ्रेंस पर बात करते हुए रामदेव सर, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, क्या कहीं किसी का भरोसा हिला है क्या हिंदुस्तान पर, या फिर ये सब ग्लोबल जो भी हो रहा है चाइना में या फिर चाइना की वजह से बाकी सब जगह हो रहा है, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कहीं हिंदुस्तान को लेकर सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल है ना? कल मैं एक इन्वेस्टर के साथ में बैठा था, डिनर ले रहा था, मेरे बाजू में बैठा था, करीब $5.5-6 बिलियन का सिंगल हैंडेडली मैनेज करता है एमर्जिंग मार्केट फंड, इंक्लूडिंग इंडिया, नॉट इंडिया ओनली बट ऑल एमर्जिंग मार्केट। वो बोलता है कि इंडिया इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन लिव पीसफुली, मतलब जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन अप डाउन एक बात है, लेकिन एक सेंसिबल मार्केट है। बाकी आप इमर्जिंग मार्केट में आप जाइए, यहाँ से मतलब इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना, ब्राजील, रशिया, ये सब बड़े बड़े मार्केट्स हैं, सब जगह कैओस है, कहीं पर करेंसी का, कहीं कमोडिटी का, कहीं पर मार्केट्स का। आई मीन देयर इज अ परफेक्ट स्टॉर्म इन एमर्जिंग मार्केट्स। अब इंडिया एक थोड़ा सा स्टेबल, काफी स्टेबल है, यहाँ का बैलेंस शीट, कंपनीज, हर तरह की कंपनी खराब भी हैं जो कमोडिटी कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज है, फ्रेंचाइज कंपनीज है, दोज हु आर डूइंग वेरी वेल। तो यहाँ एक
सुकून है उनको। तो क्लियरली वो बहुत कंफर्टेबल है, इतनी बड़ी बड़ी टीम सरकार और रेगुलेटर्स की तरफ से ये कंफर्ट चाहिए जो निवेशक बाहर से आ रहे हैं, जिन्हें ये चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो बड़ा कंफर्ट चीन के मुकाबले में खासतौर से हिंदुस्तान में आप ये करें। वो तो है ही, वहां तो कुछ समझ में नहीं आता है कि न तो कंपनी समझ में आता है, न सरकार समझ में आता है, न बाजार समझ में आता है। चीन में हाँ, वहाँ या तो अप या डाउन वही समझ में आता है बस। यदि आपने पैसे लगाया अप हो गए तो ले लो आगे भाग जाओ, अभी डाउन हुआ तो भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। राइट, तो उस टाइप का हालत हो गया वहाँ पर। सो अच्छा, ये बड़ा मार्केट है, चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, उनके एलोकेशंस बड़े हैं एंड पीपल आर गेटिंग हर्ट और वहाँ पर ग्लोबल रिडम्पशंस हो रहे हैं। अब होता क्या है कि यदि आपने ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट में चाइना के साथ में इंडिया को भी आप मिक्स करेंगे तो किसको चाइना से बाहर निकलने का है, अमेरिका में कोई इन्वेस्ट किया $10,000, उसको $10,000 वापस लेने का है, उसको तो सब कुछ बेचना पड़ेगा ना, पूरा इमर्जिंग मार्केट ऐसे बंडल बेचना पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है, इमर्जिंग मार्केट जो ग्लोबल फंड्स हैं, जेम फंड्स, वहां से पैसे निकल रहे हैं, लेकिन जो इंडिया स्पेसिफिक फंड्स हैं वहां पैसे आ रहे हैं। तो एक ही मैनेजर के पास दो फंड है, अच्छा, कि एक ग्लोबल मैनेज कर रहा है, दूसरा एक लोकल मैनेज कर रहा है, तो लोकल में पैसे आ रहे हैं, ग्लोबल में जा रहा है और नेट जा रहा है। यानी कि अगर एक फंड मैनेजर है, दो फंड्स हैं, एक इंडिया स्पेसिफिक फंड है, उसमें पैसा आ रहा है, एक ग्लोबल मार्केट से इमर्जिंग मार्केट से रिलेटेड फंड है, उसमें रिडम्पशन है, तब नेट वहां से रिडम्पशन है तो उसे निकालना ही पड़ेगा पैसा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से हिंदुस्तान में पैसा लग रहा है। तो फिर नवीन, ऐसे में क्या कोई सेंस आपको ऐसा मिल रहा है, जब आपने पहली बात ये कही कि वैल्यूएशन सब बड़े कंफर्टेबल हो गए हिंदुस्तान के मार्केट के, अब ऐसे महंगे नहीं दिख रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि अब ये सिर्फ वक्त की बात है कि ये आज होता है, हफ्ते भर बाद होता है या महीने भर बाद होता है, ये सारे एफआईज खासतौर से लॉन्ग ओनली फंड्स हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर फिर से पैसा लगाएंगे, ये सेंस मिल रहा है आपको? हमें ऐसे लगता है कि अगर आप इंडिया का शेयर ग्लोबल जीडीपी में देखें और इंडिया का शेयर दुनिया की मार्केट कैप में देखें, तो हमारा शेयर इन द ग्लोबल मार्केट कैप is still much lower than the share of global GDP. And Indian return on equity, जो Indian return on equity है वो सारे emerging market से बेहतर है. So and diversity of companies बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे पिछले 8 साल से सेंसेक्स का EPS 7% पर एनम बढ़ा है. कम से कम 30 से 50 कंपनियां ऐसी हैं जिनका 25% से या 20% से 25% से EPS बढ़ा है ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो आप देखिए कि ओवरऑल मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं होने के बावजूद, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन होने के बावजूद फॉरेनर्स क्यों यहाँ पे शेयर खरीदते हैं? बिकॉज यू हैव डाइवर्सिटी. जैसे इमर्जिंग मार्केट में रशिया है या ब्राजील है या चाइना है, जहां पे मेनली कमोडिटी स्टॉक्स या फाइनेंशियल्स हैं. यहाँ पे सिर्फ कमोडिटी स्टॉक या फाइनेंशियल्स नहीं है, यहाँ पे कंज्यूमर स्टोरीज भी है, प्राइवेट फाइनेंशियल्स भी है, टेक्नोलॉजी कंपनीज भी है, हेल्थ केयर कंपनीज भी हैं, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ इवन इन द लास्ट 5 years हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग 25% से 30% की ग्रोथ वाली कंपनीज भी मिलती. तो भारतीय बाजारों में कई सारे निवेश के ऑप्शंस हैं और उसका पूरा फायदा यहां पर विदेशी निवेशक ही नहीं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी लगाते नजर आएंगे और बुलिश है लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में आए तमाम निवेशक. लेकिन बाजार में आज मजबूत शुरुआत, लगातार दूसरे दिन 7,800 के आसपास कारोबार करता हुआ निफ्टी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन अब भी शानदार खरीदारी बरकरार. पहला सोना में आज के लिए इतना ही. कमोडिटी एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी आगे, तो आप बने रहिए सिंधी से आवाज के साथ. नमस्कार.